जय हिंद दोस्तों। इंटरनेशनल रिलेशंस के ऊपर हम कुछ टॉपिक्स को डिस्कस कर रहे होते हैं और जिसके पीछे का एक रीज़न ये है कि आप लोगों की समझ सूझबूझ बढ़े और असलियत में दुनियादारी में हो क्या रहा है वो आपको समझ में आए। और एक बात समझ लीजिएगा, ये आपकी जो आप ये लेक्चर्स देख रहे हैं, खासकर इंटरनेशनल रिलेशन से रिलेटेड अगर टॉपिक्स के ऊपर आप सोचना समझना शुरू करते हैं तो ये आपकी पर्सनैलिटी को डिफाइन कर रहा है कि यू आर थिंकिंग अबाउट योर कंट्री एज वेल एज योर फ्यूचर। आप अपने देश के बारे में और देश से जुड़े अपने भविष्य के बारे में सोच रहे हैं कि दुनियादारी में जो हो रहा है वो हमारे ऊपर क्या असर डालेगा और आगे आने वाले टाइम में हम क्या चेंज करें जिससे सिस्टम जो है वो भविष्य हमारा उज्जवल हो, हमारी आगे आने वाली जनरेशन का जो भविष्य है वो उज्जवल हो। अब दोस्तों, असलियत में मामला ये है कि जब हम इंटरनेशनल रिलेशंस पढ़ रहे होते हैं तो कहीं ना कहीं ये सत्ता का खेल है, सत्ता का खेल, वर्चस्व का खेल है और एक दूसरे से आगे निकलने की होड़ है। क्योंकि ये एक दूसरे से आगे निकलने की होड़ है, सत्ता का खेल है, वर्चस्व का मामला है। अब ऐसी सिचुएशन में, सत्ता के खेल में, वर्चस्व के मामले में हम अपने आप को कहाँ खड़ा पाते हैं, ये सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। हमारी सोसाइटी यूनाइटेड होनी चाहिए, लेकिन हमारा और उसके साथ साथ हमारा दिमाग खुला हुआ होना चाहिए और दुनिया में क्या क्या हो रहा है उसकी सारी इन्फॉर्मेशन हमारे पास जितनी ज़्यादा हो सके आम आदमी तक भी होनी चाहिए। क्योंकि अगर वो छोटी सी बात के ऊपर डिस्कशन भी कर रहा है या देख रहा है तो कम से कम देश किस हालत में है उस सिचुएशन को भी अगर एक बार सोच के वो आगे बढ़े, देन आई कैन गारंटी हमारा देश हमेशा खुशहाल नजर आएगा। अब टॉपिक, जैसे कि आपने देखा कि इंडिया की एक चाल ने अफगानिस्तान अफगानिस्तान के अंदर पाकिस्तान और चाइना की पोल खोल के रख दी। इस टॉपिक के ऊपर मैं डिस्कशन करने जा रहा हूं, लेकिन उससे पहले छोटी सी एक रिक्वेस्ट दोस्तों, अगर आपको मेरी वीडियोस पसंद आती हैं तो मेरे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें, बेल आइकन दबाएं, क्योंकि यहाँ पर हमें मोटिवेशन मिलता है आप लोगों के लिए इस तरीके के कंटेंट को डेवलप करने का, इस तरीके की वीडियोस को डेवलप करने का। दोस्तों, अब आ जाते हैं टॉपिक के ऊपर। टॉपिक है अफगानिस्तान। असलियत में अफगानिस्तान के ऊपर पहले भी मैं बहुत सारी वीडियो बना चुका हूँ, बहुत सारे स्टूडेंट्स तो यहाँ तक कह चुके हैं कि सर कितना अफगानिस्तान पढ़ाओगे, कुछ और टॉपिक के ऊपर भी डिस्कस कर लिया जाए। तो असली सिचुएशन ये है दोस्तों कि अब जो टॉपिक चल रहा है अफगानिस्तान, चाइना और ये सब चीज़ें, तो उन्हीं के ऊपर डिस्कस किया जाएगा। अब टॉपिक के ऊपर आ जाते हैं दोस्तों। अगर हम अफगानिस्तान की बात करते हैं तो ये एक कंट्री इस तरीके से यहाँ मौजूद, और असलियत में इसकी स्ट्रेटेजिक लोकेशन को हम बार बार डिस्कस कर चुके हैं कि असलियत में इस सेंट्रल एशिया का जो गेटवे है वो अफगानिस्तान, पाकिस्तान से होते हुए या ईरान से होते हुए, ये दो जगह हैं। और अगर रशिया, जो अपने आप में एक सुपर पावर है, वो अगर एशिया में अपना इन्फ्लुएंस बढ़ाना चाहेगा तो उसे इस रास्ते आना पड़ेगा। और अगर अमेरिका सेंट्रल एशिया में एंट्री करके रशिया के ऊपर दबाव डालना चाहता है तो उसे भी इस रास्ते में आना पड़ेगा। अगर इंडिया यूरोप तक जाना चाहेगा तो उसके लिए ये रास्ता है। और अगर चाइना अरेबियन सी तक जाना चाहे या मिडल ईस्ट तक, वेस्ट तक जाना चाहे, या फिर मतलब ईस्टर्न यूरोप या यूरोप तक जाना चाहे तो उसके लिए भी यही रास्ता है। यानी ये एक ऐसी स्ट्रेटेजिक लोकेशन है जहां पर लगभग ज़्यादा नहीं तो 4 सिविलाइजेशंस आपस में, या कम से कम 4 सिविलाइजेशंस आपस में, या 4 एंशिएंट पीरियड के या मिडिवल पीरियड के बड़े एम्पायर्स आपस में मिलते हैं। एक एम्पायर यहाँ पे इंडिया है, जो हमेशा अफगानिस्तान के अंदर जो भी घटना होती थी उससे असर रखता था। दूसरा यहाँ पर ईरान है, तीसरा यहाँ पर रशियन एम्पायर है और चौथा यहाँ पर चाइनीज एम्पायर है। अब यहां सोचकर देखिए, ये 4 पावर्स इस अफगानिस्तान के अंदर हमेशा से डोमिनेट करती रही हैं। अफगानिस्तान इन 4 पावर्स में बटा हुआ नजर आया है। यही रीजन है, एंशियंट पीरियड से अगर आप उठाकर देख लें तो अफगानिस्तान के अंदर जो भी एम्पायर बिल्डर आए, उसमें चाहे गौरी आए, गजनी आया, गौरी आया या अब्दाली, ये तीनों के तीनों अपने आप में तभी सफल हो पाए, ये तीनों राइज ही तब कर पाए जब चारों जगह पर कोई ना कोई डिस्टरबेंस चल रही थी और यहां इन चारों का इंटरेस्ट यहां पर मौजूद नहीं था।
अगर आप गौरी का राइज देखें, सबसे पहले गजनी का अगर राइज देखें, जब यहां राजपूत एरा चल रहा था इंडिया पाकिस्तान वाले रीजन के अंदर, किसी टाइम पाकिस्तान तो था ही नहीं, इंडिया के अंदर जब राजपूत पॉलिटिक्स चल रही थी और सारे पावर्स जो हैं आगे बढ़ रही थी और आपस में ये लोग लड़ रहे थे और ईरान भी डिस्टर्ब चल रहा था, रशिया तब तक यहां तक पहुंच नहीं पा रहा था, वो साइबेरिया के अंदर उलझा हुआ था और चाइना अपने में उलझा हुआ था, तब यहां पर गौरी का राइज होता है, सेंट्रल एशियन पावर्स उभरी हुई थी। उसके बाद अगर आप देखोगे तो गजनी का राइज भी एग्जैक्टली उसी टाइम पर होता है जब ये सारा इंडिया के अंदर बिखरा हुआ साम्राज्य था और चारों तरफ के एम्पायर्स फिर बिखरे हुए थे। वहीं अगर अब्दाली के राइज को देखोगे तो अब्दाली का राइज भी कमोबेश ऐसा ही। अब्दाली राइज नॉर्मली कर रहा है कब? जब इंडिया के अंदर मुगल एम्पायर है नहीं, सिख कमजोर हैं, मराठा जो है वो साउथ में उलझे हुए हैं और सब पावर्स जो है वो बिखरी हुई है इंडिया में। तो अफगानिस्तान में जब जब एम्पायर तभी डेवलप हो पाए जब जब चार सिविलाइजेशंस या चार जो एम्पायर्स हैं ये कमजोर थे या अपने में उलझे हुए थे, इनके पास टाइम नहीं था अफगानिस्तान पे ध्यान देने का। आज भी अगर इस अफगानिस्तान को देखेंगे तो ये दुनिया का बैटल ग्राउंड कहला रहा है, दुनिया का बैटल ग्राउंड कहला रहा है। और जो ये मिथ है ना, ग्रेवयार्ड ऑफ एम्पायर्स, ये जो बकवास कर रखी है, मेरा मानना ये है कि ये सिर्फ और सिर्फ नाम है या फिर एक, जिसे कहते हैं यूरोपियंस ने डर क्रिएट करने का एक फ्रेज क्रिएट कर रखा है ताकि ताकि इस अफगानिस्तान की जो आसपास की पावर्स हैं वो राइज ना कर पाए, वो अफगानिस्तान के अंदर डोमिनेशन की पावर प्ले में शामिल ना हो पाए। अगर नॉर्मली देखें तो अशोक ने पूरा अच्छे तरीके से कंट्रोल करके रखा। गुप्त पीरियड के अंदर भी भले ही इनिशियल फेज के अंदर अगर आप देखें तो गुप्ताज ने भी वहां के एम्परर्स को दबा के रखा, भले ही लड़ाई नहीं करी लेकिन दबा के रखा। उसके बाद अगर आप देखोगे तो मुगल एम्पायर के अंदर भी अकबर से लेकर औरंगजेब के टाइम पीरियड तक काबुल के ऊपर कब्जा बनाए रखा गया, यहां तक कि 1739 तक। तो अफगान पॉलिटिक्स के अंदर इंडिया हमेशा डोमिनेट करता रहा है। वहीं ईरान जो है वो भी कांधार रीजन के ऊपर हमेशा से डोमिनेट करता रहा है। रशिया या सेंट्रल एशियन पावर्स जो हैं, चाहे वो चंगेज खान से लेकर मंगोल्स या तुर्क हुए, वो हमेशा अफगान के अंदर जो नॉर्दर्न और वेस्टर्न अफगान है वहां पर कब्जा या डोमिनेट करते हुए रहे हैं। वहीं चाइना भी काफी हद तक इस रीजन के अंदर इन्फ्लुएंस बना के रखता है, डायरेक्ट आके कब्जा उसने कभी भी नहीं किया, लेकिन प्रभाव, इन्फ्लुएंस, सिल्क रूट वाला उसने हमेशा बनाए रखा है। अब ऐसी सिचुएशन में अगर आप लोग देखते हैं दोस्तों, तो यहां मामला क्या है? आज के दिन मामला यह बना रखा है कि भूत ज्यादा है। इतने लंबे टाइम तक अलग अलग पावर्स ने जब यहां पर रूल किया, जैसे महाराजा रंजीत सिंह ने भी रूल किया और बहुत सारी पावर्स ने रूल किया, तो यहां पर जो एथनिसिटी है वो इतनी ज्यादा कॉम्प्लेक्स है कि वो राइवलरी शुरू से चलती आ रही है, शुरू से वो राइवलरी चलती आ रही है और ये लोग जिसे कहते हैं इंडिपेंडेंट वार लॉर्ड्स के अंडर में आ चुके हैं। अब नतीजा ये आ रहा है कि अफगानिस्तान में जब यूएसएसआर ने एंटर किया तो यही वार लॉर्ड्स यूएसएसआर को एक पार्टी की तरह देखने लगे और उससे लड़ने लगे। अमेरिका ने इन वार लॉर्ड्स को क्या किया? हथियार पकड़ाए। वहीं जब अमेरिका इसके अंदर एंटर करता है तो यही वार लॉर्ड्स अमेरिका के अगेंस्ट लड़ना शुरू कर देते हैं और इसी तरीके से इन दोनों को खत्म करके यहां पर, और मजे की बात ये, यहां पर ये जो पाकिस्तान बना है 1947 के बाद और चाइना बना है, इसने दोनों पावर्स को, चाहे यूएसएसआर हुआ चाहे वो अमेरिका हुआ, दोनों को लूटने में इंपॉर्टेंट रोल प्ले किया और उसमें भी सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट रोल पाकिस्तान ने प्ले किया। और पाकिस्तान हमेशा चाहता है यहां इस पूरे रीजन में पाकिस्तान हमेशा चाहता है कि कैसे भी करके इस अफगानिस्तान में कभी भी कोई स्टेबल गवर्नमेंट ना आए, कभी भी कोई स्थिर सरकार ना आए, कभी भी कोई स्टेबल गवर्नमेंट ना आए। अफगानिस्तान में ये हमेशा एक ऐसी सरकार आए जो पाकिस्तान पर डिपेंडेंट हो और जैसे पाकिस्तान चाहे अफगानिस्तान वैसे डील करे। इसका बेस्ट एग्जाम्पल वो जो जनरल फैज हमीद
जो कि आईएसआई चीफ है था, उसने जब विजिट किया काबुल में और चाय पीते हुए, चुस्कियां लेते हुए, खुश होते हुए दिखाई दे रहा है एक ऐसे देश के अंदर खड़े होकर जो अभी अभी युद्ध के कागार पे, मतलब युद्ध झेल चुका है। उसकी सरकार को भगा दिया गया है और पाकिस्तान वहां अपनी सरकार बिठा रहा है हक्कानी नेटवर्क की। हक्कानी नेटवर्क की गवर्नमेंट बिठा चुका है। हक्कानी कौन है? पाकिस्तानी है, और प्योरली पाकिस्तानी है। सलाउद्दीन हक्कानी वगैरह जितने भी हैं सारे पाकिस्तानी हैं ये लोग। तो अफगानिस्तान के अंदर पाकिस्तान ने जो भोंडा खेल खेला, जो राजनीति का नंगा नाच किया, एक देश को कैसे खा सकते हैं, कैसे बर्बाद कर देते हैं, जो लैंड लॉक्ड है और आपके ऊपर डिपेंडेंट है, तो इससे बुरा सिचुएशन कोई नहीं हो सकती। भाई इंडिया भी कम से कम दो देश तो ऐसे हैं इंडिया के अंदर भी या इंडिया के पड़ोस में भी जो कि लैंड लॉक्ड है और वो टोटली इंडिया के ऊपर डिपेंडेंट है, नेपाल और भूटान। इंडिया के साथ कभी ऐसा नहीं करता, बहुत अच्छे कॉर्डियल रिलेशंस है। अभी वहां के सेना प्रमुख को हमारे यहां मानद की उपाधि दी गई है। तो अंदाजा आप लगा सकते हैं यहां पर पाकिस्तान का गेम तो पहले दिन से ही डिस्टर्बिंग है, और यहां पर पाकिस्तान हमेशा इंडिया को घुसते हुए कभी भी नहीं देखना चाहता, क्योंकि पाकिस्तान का यह मानना है कि अगर अफगानिस्तान में इंडिया प्रेजेंट है, अगर अफगानिस्तान में इंडिया प्रेजेंट है तो एक तरफ इंडिया यहां ये मौजूद है, और अगर अफगानिस्तान में आ जाएगा तो इस एरिया में भी इंडिया मौजूद होगा, और ईरान के अंदर तो इंडिया का इन्फ्लुएंस है ही है। यानी पाकिस्तान को इंडिया तीन तरफ से घेर लेगा, और अगर नेवल फोर्स मजबूत हुई इंडिया की और पाकिस्तान की कमजोर हुई, जैसे बांग्लादेश मार में हुआ, वैसे पाकिस्तान तो घिर जाएगा, फिर चीन के अलावा उसके पास कोई ऑप्शन नहीं बचेगा। लेकिन दूसरी तरफ यहां अभी तक जो हम लोग सोचकर बैठे हुए थे चाइना के बारे में कि चाइना और पाकिस्तान की जो दुकड़ी है, तिकड़ी है, जो भी है, ये लोग कहीं ना कहीं कुछ अच्छा करेंगे या कोशिश करेंगे कुछ ना कुछ मामले को। चाइना चाहेगा कि अफगानिस्तान में शांति बनी रहे, अफगानिस्तान के अंदर एक स्टेबल गवर्नमेंट आए, सभी ये मानकर चल रहे थे। लेकिन यहां पर जिस तरीके से चाइना रोल प्ले कर रहा है पाकिस्तान के साथ मिलकर, पूरी दुनिया के दिमाग में क्वेश्चन मार्क आ चुका है। पूरी दुनिया के दिमाग में एक क्वेश्चन मार्क आ चुका है कि क्या सच में चाइना और पाकिस्तान के मामले में, अफगानिस्तान के मामले में, क्या इन दोनों देशों के ऊपर भरोसा किया जा सकता है? अब हुआ क्या है, दुनिया अभी भी ये मानकर चल रही थी कि कहीं ना कहीं पाकिस्तान जो है, पाकिस्तान दुनिया को विश्वास दिलाने की कोशिश कर रहा था, और दुनिया चुपचाप इस चीज पर भरोसा करने की कोशिश कर रही थी। भरोसा नहीं कर रही थी, भरोसा करने की कोशिश कर रही थी कि शायद पाकिस्तान सही कह रहा है, शायद पाकिस्तान सही कह रहा है। जब ये सिचुएशन आई तो इंडिया ने अब अलग अलग जगह पर, मॉस्को के अंदर एक डायलॉग बुलाया गया कि भाई अफगानिस्तान में जो भी प्रॉब्लम आ रही है उस पर आके आओ बात करते हैं। वहां पर रशिया ने साफ कह दिया कि अफगानिस्तान के अंदर अपनी एस्टेब्लिशमेंट को बचाए रखें, और जो अफगानिस्तान में अब नई रियलिटी है उसको मान के चलें कि हाँ वही अब रूल करेगी और हमें उसके सामने एक तरीके से सरेंडर कर देना चाहिए। वहीं कुछ मीटिंग्स चाइना बुला रहा है, कुछ ईरान बुला रहा है। अभी तक पूरे इस सिनारियो के अंदर इंडिया जो था वो चुप बैठा हुआ था, इंडिया ने कभी कुछ नहीं बोला। अगर इसकी मीटिंग में, अगर अफगानिस्तान के ऊपर मामले की मीटिंग के अंदर किसी ने नहीं बुलाया तो इंडिया कोशिश भी नहीं कर रहा था, कोशिश कर भी रहा था तो कोई रिएक्शन नहीं दिया। जो चल रहा है चलने दो, हम सिर्फ चुपचाप बैठ के साइड में खड़े होकर सिचुएशंस को देख रहे हैं। अब मामला क्या हुआ है नाउ, 15 अगस्त को जब हम अपनी आज़ादी का संग्राम, मतलब आज़ादी का इंडिपेंडेंस डे मना रहे थे, तालिबान ने काबुल पर हमला किया, और जैसे ही तालिबान ने काबुल पर कब्जा किया, वहाँ का अब्दुल गनी वगैरह जो भी था, अशरफ गनी, वो तो भाग गया। और यहाँ से मामला जो था वो इस तरीके से था कि वहाँ पर तालिबान की गवर्नमेंट इस्टेब्लिश हो गई। ये हम सब जानते हैं कि वहां पर तालिबान की सरकार जो है इस्टेब्लिश हो चुकी है, स्थापित हो चुकी है। लेकिन उसका अगला मामला ये था कि अब
अफगानिस्तान के अंदर यूनाइटेड नेशंस भी इस चीज को मान चुका है कि भैया तालिबानी यूनाइटेड नेशंस ने ये तो नहीं माना, यूनाइटेड नेशंस अफगानिस्तान के ऊपर ये प्रिडिक्ट कर चुका है कि असलियत में बहुत तगड़ा ह्यूमैनिटेरियन क्राइसिस जो है वो अफगानिस्तान के अंदर स्थापित होने जा रहा है। एक बहुत बड़ा मानवता का संकट स्थापित होने जा रहा है, क्योंकि यहाँ मैक्सिमम यानी 95% इस कंट्री की जो पॉपुलेशन है वो गरीब तो है ही है, अब वो भूख से मरने की कगार पर आ चुकी है, क्योंकि वहां वीट यानी अनाज है नहीं। और तालिबानी जो हैं इन लोगों को सरकार चलानी आती नहीं है, इंटरनेशनल रिलेशंस है नहीं। दुनिया के सभी देश कह चुके हैं कि अगर आप इंक्लूसिव गवर्नमेंट स्थापित कर पा रहे हैं तो ठीक है, वरना हम आपके साथ नहीं हैं। यानी तालिबान को अपोज करने के नाम पर दुनिया के देशों ने अफगानिस्तान को सपोर्ट करना बंद कर दिया, जिसकी वजह से उसके पीछे का रीजन इंक्लूसिव गवर्नमेंट का ना होना था। यानी वहां पर मेजॉरिटी जो गवर्नमेंट थी, पश्तून मेजॉरिटी जो गवर्नमेंट, मेजॉरिटी गवर्नमेंट, अब मेजॉरिटी गवर्नमेंट का मतलब वहां जितनी भी माइनॉरिटीज हैं उन सब में से किसी को उसमें शामिल नहीं किया गया। इंडिया यही कह रहा है कि यार देखो, वहां जो वुमेन्स हैं उनके राइट्स को देख लो, बच्चे जो हैं उनके राइट्स को देख लो, एजुकेशन है उसके ऊपर थोड़ा ध्यान दे लो, और जो माइनॉरिटीज हैं उनका ध्यान दे लो। क्योंकि अभी खबर आई थी कि तालिबान ने एक फरमान जारी किया कि अगर आप अफगानिस्तान के अंदर रहना चाहते हैं, तो सिखों को खासकर कहा, अफगानिस्तान में रहना चाहते हैं तो आपको इस्लाम स्वीकार करना पड़ेगा, वरना अफगानिस्तान छोड़ जाओ, ये तक कहा। और इसको कहने का मतलब आप समझते हैं क्या है? इसका मतलब यह है कि माइनॉरिटीज डू नॉट हैव राइट्स। असलियत में इंडिया में जो कलेश कर रहे होते हैं ना, रो रहे होते हैं कि माइनॉरिटी राइट्स, माइनॉरिटी राइट्स, माइनॉरिटी राइट्स, माइनॉरिटीज का परसिक्यूशन कैसे होता है वो यहां देख सकते हैं। ये एग्जांपल है, यहां इंडिया वालों को भी समझना पड़ेगा। लिसन टू इंडिया। खैर, इंडिया ने यहां पर ये चीज, अभी तक दुनिया इस चीज को किसी भी तरीके से मान रही थी और चुप बैठी हुई थी, और पाकिस्तान खासकर बेशर्मी के साथ पूरी दुनिया के अंदर ये बताने की कोशिश कर रहा है कि जब अगर आप यहाँ पर इनको सपोर्ट नहीं करेंगे, ह्यूमैनिटेरियन क्राइसिस आ जाएगा, इसे रिकॉग्निशन दो, रिकॉग्निशन दो, रिकॉग्निशन दो, इन्हें मान्यता प्रदान करो। पाकिस्तान जबरदस्त तरीके से, और मजे की बात ये, अभी तक की इस तालिबानी सरकार को ना तो पाकिस्तान ने, ना चाइना ने, किसी ने भी मान्यता नहीं दी है। अब ऐसी सिचुएशन में आप खुद सोचकर देखो दोस्तों, इंडिया अभी तक चुप बैठा हुआ है। इंडिया ने एक छोटा सा काम किया कि आओ एक बार अफगानिस्तान की सिक्योरिटी के इश्यूज के ऊपर, और वहां पर जो भी क्राइसिस आ रहा है उसके ऊपर, वहां जो भी राइट्स का मामला है उसके ऊपर, चाहे वो वुमेन है, चाइल्ड है या माइनॉरिटी राइट्स है, सबके ऊपर डिस्कस करते हैं। आओ और आकर एक चेयर पर बैठ के सिक्योरिटी इश्यूज से लेकर जो जो कंसर्न है उस पर सब पे डिस्कस करेंगे और देखते हैं आगे क्या होता है। अब यहां जैसे होता है, मामले को देखा गया, तो अब आप खुद सोचकर देखो, अब आप खुद सोचकर देखो, अफगानिस्तान के मामले में मीटिंग बुलाई, इंडिया की यहां पर डिप्लोमेटिक विक्ट्री को देखो। डिप्लोमेटिक विक्ट्री ये कि अफगानिस्तान की सिक्योरिटी के इश्यूज पर डायलॉग करने के लिए, डिस्कस करने के लिए अफगानिस्तान के पड़ोसी मेन जितने भी थे या जितने भी देशों के वहां पर वेस्टेड इंटरेस्ट थे, उन सबको बुलाया। इसमें ईरान बुलाया, तुर्कमेनिस्तान, उज्बेकिस्तान, कजाकिस्तान, रशिया, किर्गिस्तान, ताजिकिस्तान, इंडिया, यानी 8 देश बैठे हुए हैं। पाकिस्तान को भी बुलाया और चाइना को भी बुलाया। अब यहां एक्सपोज ये किया कि असलियत में हम वहां पर सिक्योरिटी इश्यूज को डिस्कस कर रहे हैं, और साथ में जो क्राइसिस है, संकट है, उसे डिस्कस कर रहे हैं, और जो इससे रिलेटेड राइट्स के इशू हैं उस पर डिस्कस कर रहे हैं, ताकि हम एक कॉमन इशू को बना सकें, कॉमन डायलॉग कर सकें, कॉमन एक डायलॉग बना सकें, कॉमन ओपिनियन डेवलप कर सकें, और एक मत होकर अफगानिस्तान की सरकार से बात कर सकें। हम ये कह सकें कि भाई हम तुम्हारी मदद कर रहे हैं, लेकिन कुछ चीजें हमारी भी मान लो, पड़ोसी हैं, क्योंकि तुम्हारे घर समस्या होगी तो हमें भी समस्या होगी, क्योंकि पड़ोसी के घर में आग लगी है तो भाई साहब आग लगने की समस्या आपके घर में भी आ सकती है। कम से कम धुआं आएगा, गंदगी आएगी, परेशानी होगी, और आग लगने की संभावना बनी रहती है।
इंडिया ने पाकिस्तान को बुलाया। चाइना तो कहता है जी हमारे पास इस एनएसए लेवल पर बात करने के लिए टाइम ही नहीं है। सोच कर देखो, वर्ड यूज किया शेड्यूलिंग इशू, टाइम ही नहीं है। अफगानिस्तान जैसे मामले पर 8 देश मिलकर बैठकर बात कर रहे हैं, इंपॉर्टेंट देश हैं जिनके ऊपर असर पड़ रहा है, और चाइना कह रहा है टाइम नहीं है। और पाकिस्तान ने तो इस मामले में जवाब देना ही सही नहीं समझा। असलियत में दोस्तों यहां मामला ये नहीं है कि टाइम है या नहीं है। असलियत में यहां पर मामला ये है कि ये चाइना और पाकिस्तान, इंडिया ने जो मीटिंग बुलाई इसको वहां पर पॉलिटिकल इन्फ्लुएंस के तौर पर देख रहे हैं कि किसी भी तरीके से इंडिया का इन्फ्लुएंस इस इलाके में ना बढ़ जाए। क्योंकि इंडिया ने पाकिस्तान को रिक्वेस्ट भेजी कि भैया हम अफगानिस्तान में अनाज से भरे हुए ट्रक भेज रहे हैं, उसको आप प्लीज कंसिडर कीजिए और हमें रास्ता दीजिए। पंजाब से चले जाएंगे। पाकिस्तान उस फाइल को रख के दबा के बैठ गया, ना हां कर रहा ना कर रहा। और उसके साथ चाइना तो कह रहा है टाइम ही नहीं है। चाइना की जाहिलियत देखो, सबसे ज्यादा घोर अत्याचारी या यूं कहें कि नृशंस लोगों के रूप में चाइना को अगर काउंट किया जाए तो वो लोग हैं यार। 95% देश, एक देश की 95% जनसंख्या भूख के अंदर मरने जा रही है, और पाकिस्तान और चाइना को यह दिख रहा है कि इंडिया अपना इन्फ्लुएंस बढ़ाएगा। यही एक रीजन है, इस पूरी बैठक का नाम दिया गया दिल्ली डायलॉग। और जैसे ही इस बैठक के को चाइना और पाकिस्तान ने इसमें पार्टिसिपेट नहीं किया, नाउ इट बिकेम एन इशू ऑफ डायलॉग या इशू ऑफ डिस्कशन ऑल ओवर द वर्ल्ड। पूरी दुनिया के मीडिया के अंदर इस मामले में डिस्कशन शुरू हो गया कि दिल्ली के अंदर एक मीटिंग होती है, पूरी दुनिया उसके ऊपर नजर गड़ाए बैठी है, और बेशरम ये दो बेशरम देश उसमें बैठक में आते तक नहीं, और एक कह रहा है मेरे पास टाइम नहीं, और दूसरा जवाब ही नहीं देता। यानी वहां के लोग मरने जा रहे हैं और आपको राजनीति सूझ रही है, लाशों के ऊपर राजनीति करना चाहते हैं। ये मैसेज गया इन दोनों देशों का। और उसके बाद ट्रॉय का नाम की मीटिंग बुलाता है पाकिस्तान। सिर्फ 3 देश आते हैं, पाकिस्तान, चाइना, रशिया। अब रशिया को बुलाना जरूरी था, सुपर पावर है भाई, और रशिया इस टाइम पर अपनी ही गेम खेल रहा है। वो पाकिस्तान के अंदर भी एक पोटेंशियल कस्टमर देख रहा है हथियारों का, और इंडिया तो उसका कस्टमर है ही है, और रशिया की अपनी एक अलग कंसर्न्स है। ऐसी सिचुएशन में आप सोचकर देखो क्या कहेंगे। कुछ नहीं कहेंगे। यहां एक ऐसा देश पाकिस्तान जो अपनी जनता को बेच चुका है, और थोड़े दिन का बाद हो सकता है जनता के बॉडी पार्ट्स को बेच बेच के काम चलाए, और दूसरी तरफ चाइना जिसे जनता के अधिकारों से कोई मतलब नहीं है। वो एक सोने का पिंजरा बना चुका है अपने देश को, जिसमें वहां के लोगों को बोलने का अधिकार नहीं है, आवाज उठाने का अधिकार नहीं है। आपको बोलने ना दिया जाए तो घुटन महसूस होती है, एक आदमी को बोलने ना दिया जाए ना तो घुटन महसूस होती है, और वो कब ब्लास्ट में बदल जाए पता नहीं लगती। चाइना ने तो सोसाइटी को बोलने का अधिकार छीन रखा है कि जो हम कहेंगे वही ठीक है, जो हम करेंगे वो ठीक है, आपको बस फॉलो करना है चुपचाप। यानी भेड़ों का एक समूह बना रखा है उसने। ऐसे 2 देश अफगानिस्तान के भाग्य के बारे में बर्बादी के अलावा कुछ नहीं चाहते। एक सत्ता के नशे में चूर है, दूसरा नफरत के नशे में चूर है। आगे इसमें जो भी डेवलपमेंट्स होगी इसके ऊपर हम डिस्कशन करते रहेंगे। अभी इसका मामला सिर्फ इतना है, लेकिन इंडिया में जो दिल्ली डायलॉग किया एनएसए अजीत डोभाल की लीडरशिप में, जो दिल्ली डायलॉग हुआ, उसका रिजल्ट ये तो कम से कम आ गया कि यहां तक कि अफगानिस्तान ने भी दिल्ली की तारीफ करी है कि इसमें हमारे फेवर की बात हुई है और अच्छा रिस्पॉन्स मिलने के चांसेस हैं। अब प्रॉब्लम यही है ना कि पाकिस्तान और चाइना जब तक नहीं चाहेंगे तो ये बातचीत का आउटकम जल्दी से नहीं आएगा, और अगर ये आउटकम नहीं आएगा तो उसका रिजल्ट जो है वो बहुत बुरा होगा। तो दोस्तों अभी के लिए इतना ही। वीडियो के अंदर आगे भी कोई क्वेश्चंस हो तो आप मेरे से डिस्कस कर सकते हैं, पूछ सकते हैं, मैं उस सवाल का जवाब जरूर दूंगा। धन्यवाद।